ने हमारी बात क्यों नहीं सुनी कि साहब वीवीपैट्स भी सारे गिनो, उसमें तो कुछ गलत नहीं था। तो ये अफसोस है कि हमारी बात, हमें टाइम तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। देश के 12 प्रमुख दलों ने चिट्ठी लिख लिख कर चुनाव आयोग से समय मांगा इस पर, लेकिन चुनाव आयोग किस दबाव में था हमें नहीं मालूम, समय नहीं दिया। नहीं, गडकरी जी ने नहीं दिए थे, गडकरी जी के खिलाफ लोगों ने, मुझे नहीं दिया, हमारे कई नेताओं को बोला। अब भाजपा में तो बहुत कुछ होता है साहब, ऐसा ऐसा होता है जो कभी होते हुए नहीं देखा। सर मुझे इतना कहना है, यहाँ पे विदर्भ में पहली बार मोदी शाह इनका बार बार आना यहाँ पे प्रचार के लिए ले आ रहे, मोदी ने भी यहाँ पे 2 सभा लिए, क्या विदर्भ से उनको डर लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव में कुछ हार हो सकती है? सर विदर्भ तय करता है इस देश का भविष्य, इसकी सरकार बनेगी ये तय विदर्भ से होता है। तो घबराहट अच्छी लगी, आप लोग जब डराते हैं तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, अच्छी बातें कराइए। गडकरी जी 5 लाख मतों से चुनकर आने का ऐलान कर रहे हैं, गडकरी जी 5 लाख मतों से चुनकर आने का बात कर रहे हैं। ये तो प्रचार के लिए ये दिखा देना वो लाख करोड़ उनको बहुत ये देख देख कर आ गया होगा। सावंत जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, इस वजह से कुछ भी बातें करते हैं। ये मैं कब से सुन रहा हूँ बताऊँ? मेरे को, मैं 5वीं क्लास में था और कांग्रेस के लिए पर्चियाँ बनाता था उदयपुर में। अटल जी भाषण देने आते थे तब भी यही कहते थे, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नहीं है। सुन सुन के मैं तो कान पक गए और 50 साल का हो गया, अभी तक यही सुन रहा हूँ। नेहरू जी के वक्त से कहते थे ये लोग, तो इनकी बातों को कौन गंभीरता से लेता है? No, we mentioned it in the past also. We did several press conferences on the Bharatmala project, on this CAG report, on Dwarka Expressway. We've been doing such press conferences. We've been talking about it. कि बाबा साहब अंबेडकर जी खुद भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकता। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। एक दिन बाद, सिर्फ 24 घंटे बाद, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह बोले कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान तभी बदल पाएंगे, नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। ये 2 जबानों से बात करने की जो बीमारी है, ये भारतीय जनता पार्टी में आज से नहीं है, पुरानी है। इससे पहले ज्योति मिर्धा राजस्थान से चुनाव लड़ रही हैं, बोल चुकी हैं 400 सीटें दो, हम संविधान बदल देंगे। उससे पहले अनंत हेगड़े कर्नाटक के इनके बड़े नेता, वो भी यही बात बोल चुके हैं। अरुण गोविल जी तो खैर महान है, दलित बस्ती में गए, खाना नहीं खा पा रहे थे, हाथ भी नहीं लगाया उस खाने को, वो भी ये कह चुके हैं। तो नियत इनकी स्पष्ट है, ये इस देश के और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 10 साल हो गए आप सरकार में हो, 10 साल का आपने लेखा जोखा क्या दिया? रिपोर्ट कार्ड कहां है? आप में से कुछ लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आता। क्या सरकार के लिए वो रिपोर्ट कार्ड नहीं आना चाहिए? कल फिर एक संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से निकला। अरे साहब, पिछले 10 साल में आपने क्या किया वो तो बताते जाते। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुना, मेरी आदत है थोड़े थोड़े किस्से सुनाने। यमराज का दरबार होता, यमराज के दरबार में एक ऐसी घंटी लगी हुई है, कोई झूठ बोलता है वो बजने लग जाता है। कल वो घंटी पूरे दिन बजी। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, भाई ये घंटी बंद क्यों नहीं हो रही? चित्रगुप्त बोले, साहब आज मोदी जी का संकल्प पत्र आ रहा है, पूरे दिन घंटी बजती रही। न चित्रगुप्त सो पाए, न यमराज सो पाए। अब इस देश के प्रधानमंत्री की छवि ऐसी हो गई है
कि उनकी जुबान पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, उनके मुंह से निकले शब्द पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। हर प्रधानमंत्री का एक इकबाल था, उन पर लोगों को भरोसा रहता था। दो लोगों की सरकार, एक, अब तो दोनों सफेद दाढ़ी हैं, तो मैं नहीं कह सकता एक काली दाढ़ी एक सफेद दाढ़ी, अब तो दोनों सफेद। दो लोगों की सरकार, वो तय करते हैं कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा, संविधान बदलना है या नहीं बदलना। नागपुर से तो बड़े बड़े नेता आए हैं, एक बहुत बड़े मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी जी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सबको दिखाएं, बिल्कुल दिखाऊं। ये सीएजी की रिपोर्ट है। हमारी 10 साल की सरकार में जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी, उस वक्त आप लोग डिबेट्स करते थे, उस पर चर्चा करते थे, संसद में चर्चा होती थी, सड़क पर आंदोलन होते थे और एक्शन भी लिया जाता था। ये सीएजी रिपोर्ट का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ये भारतमाला परियोजना की सीएजी रिपोर्ट है। बड़े गंभीर आरोप हैं, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कंपनियों ने, जिनको ठेके मिले, हजारों करोड़ के ठेके जिन कंपनियों को मिले, उन कंपनियों ने अपने दस्तावेज, अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े से बनाए और ठेके हासिल किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है। ये मेरी जुबान नहीं है, ये सीएजी कह रहा है, भारत का। छोटा आरोप नहीं है। 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इन्हीं के मंत्रालय ने निकाले, बिना कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अप्रूवल के। कभी हुआ है? इंग्लिश में कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या कि जो मन में आया कर दिया, जिसके मन में आया कर दिया? 1 लाख करोड़ के बॉन्ड। हमारे वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जो लोन था, ऋण था, वो 40,000 से कम था। आज जो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, वो 38,000 करोड़ पे चला है। पूरा ऋण 40,000 करोड़ का हमने लिया था। इन्होंने कितना ऋण ले लिया है उसको आपका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जिसपे इंटरेस्ट ये लोग 38,000 करोड़ का दे रहे हैं, बिना सोचे समझे, बेतहाशा। 1 लाख करोड़ के बॉन्ड का अप्रूवल लिए बगैर आपने कर दिया। क्या उस पे सॉवरेन गारंटी है? कहां है ईडी? कहां है सीबीआई? नोटिस गया क्या नितिन गडकरी जी को या इन कंपनियों को, या इन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर हुई जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेके ले लिए, बड़े बड़े हजारों करोड़ के ठेके ले लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार? ईडी सीबीआई को हम सबके पते मालूम है, अतुल जी का भी पता मालूम है, उत्तम मेवाड़ जी का भी पता मालूम है, मेरा भी पता मालूम है, सबका पता मालूम। हमारे एक साथी वरिष्ठ नेता चले गए वहां, उनका पता भूल गए, डायरेक्टरी से साफ, यहीं के पास ही के हैं, जानते हैं आपको। लेकिन इनमें से किसी को कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ये हमारे सवाल हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं, क्योंकि सीएजी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, नितिन गडकरी जी पर लगाए हैं, उनके मंत्रालय पर लगाए हैं, एनएचएआई पे लगाए हैं, भारतमाला परियोजना पर लगाए हैं, द्वारका एक्सप्रेस, ये सड़कें और हाईवे बनाने पर जो सीसीए का अप्रूव्ड कॉस्ट है उससे 2 गुना ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। अभी भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने किससे सुने? रोज सुन रहे हैं, आपके कुछ साथी निकाल के दे भी रहे हैं, कई चीजें ला रहे हैं। फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंस के बगैर प्रोजेक्ट्स को आपने अप्रूवल दे दिया। नागपुर तो टाइगर कैपिटल है, बहुत जंगल आसपास बहुत हैं। आप सोचिए कि सारे जंगल साफ करने का आदेश दे दें बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी क्लियरेंस के, पर्यावरण की चिंता किए बगैर,
इस तरह से इन्होंने काम किया है। और जो डिले, जो विलंब हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ उस विलंब का नुकसान 91,000 करोड़। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 4-5 बिंदु बताए हैं। ये रिपोर्ट आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है पिछले 10 साल में। मोदी जी अब भ्रष्टाचार पे जब बोलते हैं तो लोगों को हंसी आती है, लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स याद आ जाते हैं। वसूली का जो धंधा चला रखा है, धमकी दी, पैसा ले लिया, पोस्ट पेड और प्रीपेड सिस्टम चल रहा है, ईडी भेजी, फिर पैसा वसूल लिया, और चंदा और धंधा का जो कनेक्शन इन्होंने बनाया, पहले चंदा लो और फिर उनको धंधा दो कंपनी को। ये आपको इसमें NHAI के कामों में भी दिखेगा और पूरी भारत सरकार इसी आधार पर चल रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चल रही है। हर जिले में, इस देश के हर जिले में इनके 5 स्टार ऑफिस ऐसे ही नहीं बन रहे। ये पैसा कहां से आ रहा है? संघ के भी, संघ के अलग अलग जो संगठन है उन सब के कार्यालय बन रहे हैं, बड़े बड़े पैसे लुटाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है? ये बाय 1 गेट 1 फ्री है क्या? कि बीजेपी को वोट दो, संघ साथ में मुफ्त में मिलता है? बिना चुनाव लड़े रिमोट कंट्रोल लेकर वो तय करते हैं इस देश में कौन क्या करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कहां कितना पैसा खर्च होगा, किस कंपनी से कितने पैसे लेने हैं। क्या इसलिए है ये सब? 10 साल बहुत होता है। 10 साल के बाद परिवर्तन आवश्यक होता है। हम लोग एक सकारात्मक एजेंडा के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। हमारी जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करते हैं, पूरे देश को वो बात समझ में आ रही है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये न्याय की बात जब राहुल गांधी करते हैं तो ये सब आंकड़े सामने रख कर फिर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, फिर ये न्याय की बात की। तो 30 लाख नौकरियों की बात जब हम करते हैं तो हम पूरे दावे के साथ करते हैं, क्योंकि ये रिक्त पद हैं, ये वैकेंसीज हैं जो पिछले 10 साल में नहीं भरी गई है, हम भरेंगे, ये गारंटी। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, ये गारंटी, और हम ये कर पाएंगे, करके दिखाएंगे। पहले भी जो गारंटी दिया है वो करके दिखाया है। MSP को कानूनी दर्जा देंगे, ये गारंटी है। पहली नौकरी पक्की, ये नौजवानों को वादा है, ये गारंटी है। आप देख रहे हैं किस तरह से 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, ये मजाक नहीं है। और सबसे नौजवान देश है ये, विश्व का सबसे नौजवान देश है भारत। जवानों की संख्या हमारी जनसंख्या का 65% हिस्सा। उनके साथ जो अन्याय हुआ, राहुल गांधी के दिल को वो बात चुभी। हम अपने इस सकारात्मक एजेंडा और इस मैनिफेस्टो के साथ, न्याय पत्र के साथ आपके सामने आए। जैसा मैंने आपको कहा, अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपने नौजवानों को बचाना है, अगली नस्लों को बचाना है, किसान को बचाना है, उसकी फसलों को बचाना है, तो इस बार वोट बदलना होगा, सरकार बदलनी होगी। देश के जो सामाजिक सौहार्द था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। हम बचपन से देखते आए हैं, सब एक दूसरे का त्योहार मनाते थे, खुशी खुशी मनाते थे, पूरा साल हर्षोल्लास से गुजरता था। ये नहीं देखते थे कि किस जाति का त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है, सब मिलकर करते थे, खेलते थे। आज क्या स्थिति हो? हर चीज का राजनीतिकरण। ये पहले कभी नहीं हुआ, न कांग्रेस ने होने दिया, न होने देगी। कांग्रेस क्या, ये देश नहीं होने देगा, क्योंकि इस देश की तासीर अलग है और नागपुर इस देश का भौगोलिक दिल तो है ही। आंख बंद करके नागपुर के बारे में सोचो तो ये देश का धड़कता हुआ दिल है। इस देश की धमनियों में जो खून बहता है वो इस धड़कते हुए दिल की वजह से बहता है, और नागपुर तय करेगा कि सरकार बदलनी है।
तो सरकार बदलेगी। आपके सवाल। सर, संविधान का मूल ढांचा जो है, ये भी कहा है कि संविधान का मूल ढांचा जो है ये संसद भी नहीं बदल सकती है, तो आप लोग क्यों संविधान बदलने की अफवाहें हमें क्यों कह रहे हैं? अपने नेताओं को बोलें, क्यों बोलते हैं कि 400 सीटें दे दो हम बदल देंगे? क्यों बोलते हैं फिर बताइए? नहीं, संसद को अधिकार है कि संविधान का मूल ढांचा 400 बदलने का। सीटें अगर मांग रहे हैं, 400 सीटों के बाद ये क्या करेंगे? क्या चुनाव होगा अगला? नहीं, संविधान का मूल ढांचा मैं थोड़ा आपको बदला देंगे। मैं वही बता रहा हूँ, जो डिक्टेटर की प्रवृत्ति होती है ना, वो न संविधान देखता है, न लोकतंत्र देखता है, न आगे वो कभी चुनाव करवाएगा। जब सारी कमान अपने हाथ में आ जाएगी तो संविधान उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ये आप आज लिख कर रख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि कभी वो सच न हो, क्योंकि हमारी और आपकी ताकत ऐसी है, इस देश की ताकत ऐसी है कि इनको हम नहीं करने देंगे, इनको हम जीतने ही नहीं देंगे। मेरे दो सवाल है, दोनों सवाल है। बीजेपी कोई अजय पार्टी नहीं है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है, या कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, जैसे देवेगौड़ा जी का एक विधान है कि अगर खड़गे जी को पंतप्रधान बनाएंगे या प्रधानमंत्री बनाएंगे तो राहुल गांधी को मंजूर होगा क्या? तो एक प्रधानमंत्री का चेहरा अगर दिया रहता। आपको मैं एक बात बताऊं, 2004 का चुनाव आपने जरूर देखा होगा, करीब से देखा होगा। हम जीत कर आए, कौन प्रधानमंत्री बना? क्या कोई गांधी परिवार से बना? डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। तो ये कमाल की विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हमारे यहाँ जैसे कि समाज में होता है, परिवार में होता है, आपस में हर बात पर सब सहमत हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर चर्चा होती है, विवाद भी होता है, लेकिन संवाद के जरिए हम सब कुछ सुलझा भी लेते हैं। नागपुर में बैठकर आप कह रहे हैं कांग्रेस में आपसी कलह है। गडकरी जी को तो निकाल बाहर किया था ना नेशनल एग्जीक्यूटिव से, क्यों निकाल बाहर किया था? हमें याद है गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत बड़े पदों पर हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स के कागज ले लेकर हमें ढूंढ रहे होते हैं कि साहब ये जरा चला लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो इनके खिलाफ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पीठ पे वार हमारे यहाँ नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट धनकर आज नागपुर में थे, IRS ऑफिसर्स को वो एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पावर कॉरिडोर्स हैव बीन ड्यूली न्यूट्रलाइज्ड ऑफ करप्ट एलिमेंट्स एंड करप्शन नो लॉन्गर डिक्टेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ। आपके कहने से काश कि आप जैसा कोई पत्रकार वहां खड़ा होता और पूछता साहब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कुछ बताइए, चुप हो जाते, वो बोल ही नहीं पाते उसके बाद। काश कि कोई आप जैसा पत्रकार खड़ा होकर ये दिखा देता, फिर भी वो चुप हो जाते। ये सिर्फ लफाजी करते हैं सब के सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। उपराष्ट्रपति का दर्जा अलग है, उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि संवैधानिक पद है, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनकी सरकार के लिए, उसको ये दिखा दो। सर, 80 करोड़ लोगों को दोबारा फिर राशन मुद्रा लोन में जो है 10 लाख से 20 लाख की बड़ी योजनाएं उनके लिए देंगे, और किसानों और व्यापारियों को भी पेंशन देंगे। भाजपा की आगामी स्कीम है, कितना विश्वास करेंगे? 80 करोड़ लोगों को अगर आप 2 रुपए किलो का 5 किलो चावल देते हैं, उसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आज देश की ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है सरकार के राशन पर। ये बताता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इस देश की क्या है, हमारे परिवारों की क्या स्थिति है। ये मोदी साहब की बड़ी बुरी आदत है, लोगों की थाली में ताक झांक करते हैं ना, तेजस्वी यादव क्या खा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, बड़ी इनको चिंता रहती है इस बात। गरीब की थाली देख लेते, समझ में आ जाता 10 साल में क्या हालत हुई। नॉट जस्ट पुअर, द मिडिल क्लास, द लोअर मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास, सबके साथ कुछ न कुछ चोट हुई है। आप में से कितने लोगों की आय दुगुनी हो गई साहब पिछले 10 साल में? मैं तो आपसे पूछता हूँ। अतुल जी आपकी हुई हो तो बता दो, हमारी तो नहीं हुई किसी की। आपकी हुई हो बताइए किसी की हुई। तो सिर्फ बोलने में अच्छी बातें हैं। 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री 2014 में बोलते थे तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास होता था। 19 आते आते लोगों को मनोरंजन होने लगा उनकी बातों से, हंसी आती थी कि साहब चलो हंसा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन की आवश्यकता होती है सबको।
अब लोगों को गुस्सा आता है, खींच आती है, पीपल गेट इरिटेटेड व्हेन ही स्पीक्स, क्योंकि वो इसी तरह की बातें करते हैं। जो people who have stolen the word guarantee from us are now talking about guarantees. Congress governments, whether in Telangana, whether in Karnataka, whether when we were in power in Rajasthan, Chhattisgarh and for 18 months in Madhya Pradesh, we fulfilled every single guarantee that we gave. In Telangana and Karnataka, this is a work in progress because we are young governments there. In Himachal, we are a very young government. Everywhere, Congress's performance can be measured with what they have said. You cannot compare this, even one page of our manifesto with theirs. It's an insult to our manifesto because our manifesto was prepared thanks to the inputs we got from lakhs and lakhs of people across the country from different social strata. पवन जी, प्रधानमंत्री से जब हमारे यहाँ एक सवाल किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो बातें कही जा रही उस पर आपका क्या जवाब है? प्रधानमंत्री का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते ट्रांसपेरेंसी आई थी, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, सब पता लगता था। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या? इंटरव्यू, हाँ, मैंने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा है कि वो लोग पछताएंगे जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो इसके पहले नहीं हुआ करती थी। पहले आपको पता मिलता है कौन किसको कितना दे रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने कहा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस सख्ती से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी करार कर दिया, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो या कोई भी हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात ये बोलना गलत है। सर, सहयोगी दलों के सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या विकास करेंगे? वो लोग हैं जो दबाव में नहीं आए, वॉशिंग मशीन में जाने से मना कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, मोदी वॉशिंग पाउडर को उन्होंने ठुकरा दिया तो वो जेल में चले गए। जो वॉशिंग मशीन में चले गए वो मुख्यमंत्री बन गए, कहीं मंत्री बन गए, सांसद बन गए, या वेटिंग लिस्ट में है। अभी कुछ लोगों को आरएससी मिला हुआ है, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आपके सामने हमने एक दिन वॉशिंग मशीन भी रखी थी, अपनी प्रेस वार्ता में दिखाई थी सबको। बड़े आपको कीमत मालूम है उस वॉशिंग मशीन की? 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिला है, इतनी महंगी मशीन। अब उस मशीन में तो कोई भी जाएगा वो साफ होकर निकलेगा। सर, मेरा एक सवाल है, मोदी जी ने कहा था 2014 और 2019 के चुनाव में कि पहले चुनाव में कहा था कि अब 6 दिन आएंगे और दूसरी इसमें कहा था कि 15 लाख खाते में डालेंगे। इस पर आपका क्या ओपिनियन? अब क्या ओपिनियन है? आपके सामने, आपके खाते में आ गए तो चलो पार्टी करते हैं। इसके बाद लंच आप ही करा दीजिएगा, मैंने किया भी नहीं। 15 लाख तो अब मजाक हो ही गया है, लेकिन अब क्या है कि अब कहते हैं 2047 में हो जाएगा विकसित। 2047 चुनाव 5 साल का होता है, अचानक कहेंगे साहब 2000 जो अभी तक नहीं कर पाया 2047 तक कर पाऊंगा। अरे 2047 तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे, 24 में ही आप जाने वाले हैं, आप ना 47 के वादे करें जी। सर, दोनों सहयोगी दलों में दो फाड़ हो चुके हैं। कांग्रेस से भी लोग भाजपा में जा रहे हैं, बावजूद राज्य में 48 सीटों पर आप कैसे देखते हैं? मैं जो हम लोग समझ पाए हैं दिल्ली से बैठकर भी, और हमारे कई नेता घूम भी रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, एक लहर चल रही है जिसको हम आज से 10 दिन पहले अंडर करंट कहते थे, वो अब एक वेव हो गई। और आपको नतीजे दिखाएंगे कि ये वेव कितनी पावरफुल है, कितनी मजबूत है, कितनी प्रबल है। ईवीएम को लेकर फिर कोई विषय तो अब देखिए, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, हम नहीं कहते कि हम लड़ रहे हैं। जनता के मन में जो संशय है, जनता खुद वो संशय दूर करना चाहती है। एक बात का अफसोस हमको है, लोगों को भी है, वोटर्स को भी है, कि चुनाव आयोग ने हमारी बात क्यों नहीं सुनी कि साहब वीवीपैट्स भी सारे गिनो, उसमें तो कुछ गलत नहीं था। तो ये अफसोस है कि
हमारी बात, हमें टाइम तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। देश के 12 प्रमुख दलों ने चिट्ठी लिख लिख कर चुनाव आयोग से समय मांगा इस पर, लेकिन चुनाव आयोग किस दबाव में था हमें नहीं मालूम, समय नहीं दिया। नहीं, गडकरी जी ने नहीं दिए थे, गडकरी जी के खिलाफ। मुझे तो समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री को मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमें कहते हैं साहब ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। हाँ हैं, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। इन्हें बड़ी आपत्ति है, आज तक परेशान है कि साहब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों कर दिए। वो हमसे सवाल पूछते हैं पाकिस्तान पे जो खुद बिना बुलाए वहां केक खाने चले गए। ये सवाल पूछते हैं हमसे पाकिस्तान पे जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस कैंप में बुला लिया निरीक्षण करने के लिए और आईएसआई को क्लीन चिट दे दी। पाकिस्तान कांग्रेस के नाम से थर थर कांपता है। उसे 1971 याद आ जाता है, उसे और भी तमाम वो जंग याद आ जाते हैं जो हमने उनको हराया और उनके दांत खट्टे कर दिए। मोदी जी, पाकिस्तान से जो प्रेम है आपका, इलेक्शन हारने के बाद चले जाइएगा, घूमते रहिएगा, वहां घूमिएगा, नवाज शरीफ जी के साथ बैठकर केक खाइएगा, लेकिन अभी क्यों इतना मोहब्बत दिखा रहे हो पाकिस्तान के साथ? सर, कुछ महीना पहले G21 करके अधिवेशन हुआ था, नागपुर में भी हुआ था और मुंबई में भी हुआ था। कई 20 देशों से करीब प्रतिनिधि आए थे। तो उसमें देश का क्या एजेंडा रहेगा और क्या उसमें पूछिए ना नरेंद्र मोदी जी को। एक तो आप बोलिए साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते जाते एक तो कर दीजिए, बनती है एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। ये इतिहास बनाकर ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पद छोड़कर जाने से पहले एक प्रेस वार्ता करवा लीजिए। ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम भी पूछ रहे हैं और हम भी जवाब की इंतजार में हैं। क्या मिला देश को? जहां झुग्गी झोपड़ियां थी वहां आपने बड़ी बड़ी चादर लगा दी ताकि झुग्गी झोपड़ियां दिखे नहीं। हर शहर में ये हुआ। 100 स्मार्ट सिटीज, क्या हुआ स्मार्ट सिटीज का? चीन घुस गए आगे अंदर और उसने अपनी स्मार्ट सिटीज हमारे यहाँ बना दी, अरुणाचल में और लद्दाख में। ये होती है स्मार्ट सिटीज? क्या ये स्मार्ट सिटीज का वादा किया था आपने? ऐसे कई सवाल हैं। प्रधानमंत्री को कहिए एक बार हिम्मत दिखाइए और प्रेस वार्ता कर लीजिए। मन की बात तो करते हैं ना, प्रेस वार्ता नहीं करते, लेकिन मन की बात। क्या आपके मन की बात की कभी? धन्यवाद। थैंक यू।